वेलकम टू मेडिसिन। तो अब हम समझते हैं कि जो सोशोलॉजी है या सोशोलॉजी ने किस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशोलॉजी एक साइंटिफिक अगर हम बात करें थ्योरीज की, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। मेजर रीज़न क्या है कि जब हम सोशोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पे हम पहाड़ों को, पत्थर को या सूर्य को नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे जीते जागते इंसान को पढ़ रहे हैं जो एक एक सेकंड में अपना दिमाग चला के बदलता रहता है, और समाज जो हर जगह पे नया है। तो यहाँ पे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज यूज़ करते हैं अपने सोशल इंटरेक्शन को या सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, जैसे रिलेशनशिप। कभी कभी हम सोशोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे टर्म्स लाइक रिलेशनशिप, रोल, डयाड्स वगैरह डिस्क्राइब करते हैं। इनको मैं ग्रेजुअली आपको समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि रिलेशनशिप एंड रोल्स क्या होते हैं। जो भी हमारे सोशल रिलेशनशिप है, समाज में जिस भी प्रकार के हमारे संबंध हैं, उसमें कोई पैटर्न और बिहेवियर होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, आप अगर अध्यापक है तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, आपका संबंध कैसे टीचर से होगा या अन्य टीचर से, और अपने स्टूडेंट से कैसा होगा, स्टूडेंट की फैमिली से कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि आप हो क्या। बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि आपका रोल क्या है। आप अभी स्टूडेंट हो तो आपका रोल है कि आप क्लास अटेंड करो, मैम को थैंक यू बोलो और कोशिश करो कॉन्सेप्ट्स को समझने की। आपका क्योंकि रोल क्या है, पढ़ने वाले का, एक स्टूडेंट का। वहीं पे टीचर का काम क्या है कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करे। और हर किसी का बिहेवियर उसके रोल के हिसाब से डिफाइंड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, और एक पुलिस ऑफिसर है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। सब कुछ डिपेंड करता है उनके क्या रोल्स हैं। ठीक है, हर किसी के स्पेसिफिक रोल हो सकते हैं, पर प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हर किसी के एक स्पेसिफिक रोल हो सकते हैं। एक इंसान के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनका रोल क्या है कि अपने समाज की, अपने देश की सेवा करना, अपने देश के लोगों को सुरक्षित फील कराना। बाहर उनका रोल है, घर पे वो एक भाई भी हो सकते हैं, किसी के पिता भी हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल रोल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट एंड थ्योरम। स्पेशली नेचुरल साइंस में, नेचुरल साइंस क्या होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट को हम नेचुरल साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जिसमें साइंटिफिक स्टडीज ज़्यादा हो सकती हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अगर मुश्किल चीज़ है उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो कॉन्सेप्ट होता है। और कॉन्सेप्ट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके रिलेशन को हम मैथमेटिकली अगर समझ सकते हैं तो वो थ्योरम होता है। थ्योरम एक तरीके का तरीका होता है या एक तरीके का पाथ होता है जिसको हम फॉलो करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपने वो, आप स्कूल में 10th वगैरह में ज्योमेट्री वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े होंगे जिसका प्रयोग करके आप चाहे तो प्रूव करते थे कि आपका ट्रायंगल ट्रायंगल है कि नहीं, और आपका कोई और एंगल एंगल है कि नहीं। तो थ्योरम्स क्या होते हैं, एक तरीके के तरीके होते हैं या एक तरीके के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करके चाहें तो कॉन्सेप्ट्स के बीच का रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, नेचुरल साइंस में जो थ्योरीज होती हैं वो क्यों बनती हैं, या हम नेचुरल साइंस को देखिए, मैंने भी आपको बताया कि जब भी हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो आप इनको सोशोलॉजी से अलग करके देखिएगा। बिकॉज सोशोलॉजी में हम समाज को यानी एक डायनेमिक, हर मिनट बदलने वाले समाज को पढ़ रहे हैं। वहीं पे अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे बदलाव जल्दी नहीं आते। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो फैक्ट होते हैं। यानी सूरज अगर पूरब से निकलता है तो पूरब से निकलेगा, पश्चिम से नहीं निकलेगा। ये फैक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फिनोमेना होता है वो यूनिवर्सल प्रिडिक्शन वाला होता है। यानी सब जगह के लिए एक ही है। ऐसा नहीं है कि जो सूरज है वो कहीं और दक्षिण से निकल जाएगा। सूरज सबके लिए पूरब से निकलता है। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो आपके लिए भी उतनी ही है जितनी अमेरिका वालों के लिए। तो यूनिवर्सल होती हैं इनकी जो लॉज होती हैं, और इनमें भी आप रिविजन्स कर सकते हैं। कैसे, न्यू कोई डिस्कवरी हो जाती है, हम कुछ नया फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसमें भी चेंजेस आ सकती है, पर ज़्यादातर ये यूनिवर्सल होती है। नेचुरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड देखिए, एक हमने डायडिक रिलेशनशिप या डायडिक टर्म ऊपर देखा था, इसको दिया है हमारे रेडक्लिफ ब्राउन ने। बहुत ही फेमस सोशलॉजिस्ट हैं।
और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनका मेजर काम जो है वो हमें बताता है कि डायडिक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा कॉन्वर्सेशन या एक ऐसा संबंध जो दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं, और इनके बीच में किस तरीके की कॉन्वर्सेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, रिलेशन होगा, इसके बारे में इनमें इस थ्योरी में इन्होंने बात की है। बेसिकली आप फ्रेंड से कैसे रिलेशनशिप रखोगे, या आप अपने बिजनेस पार्टनर से किस तरीके का कम्युनिकेशन रखोगे, इसके बारे में, बाकी इस थ्योरी के बारे में भी हम डिटेल में बातें करेंगे, बट अभी उतनी ज़रूरत हमें है नहीं। उसके बाद साइंसिंग क्या होता है, तो हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी की प्रोसेस को कहते हैं। अब इसको समझिए, इसमें दो टर्म आ रहे हैं, डिडक्शन एंड इंडक्शन। कहीं ना कहीं समाज में हम थ्योरीज बनाते रहते हैं। अब उसको हम जब समाज में लेके जाते हैं, या हम साइंटिफिकली कैसे थ्योरीज बनाते हैं, उसका दो तरीका होता है। एक इंडक्शन होता है। इंडक्शन कैसे, कि मैंने देखा कि आपके घर में शादी हो रही है, तो मैं मान लूंगी, या हम मेरे घर में शादी हो रही है, कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में शादी होती है, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक केस अपने घर का लिया या आपके घर का केस लिया, और मान लिया कि पूरे संसार में यही होता है। ये इंडक्शन है, यानी मैं स्पेसिफिक से जर्नल हो गई। डिडक्शन में क्या होता है कि हमने देखा कि पूरे संसार में शादी हो रही है, तो हमने मान लिया कि हमारे घर में भी होगी, यानी हमने डिडक्ट किया कि पूरे संसार में कोई चीज़ हो रही है तो हमारे यहाँ तो होगी ही होगी। यहाँ हमने जर्नल से स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बार बार जब रिसर्च करते रहते हैं, नई नई थ्योरीज बनाते रहते हैं, डिडक्शन इंडक्शन अप्लाई करते रहते हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज बनती हैं, रिवीजन भी होती है और नई थ्योरीज भी आती हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या सोशियोलॉजी को हम नेचुरल साइंस की तरह पढ़ें या इसके लिए डिफरेंट अप्रोच अपनाएं। ये बहुत ही बड़ा डिबेट का रीज़न रहा है, स्पेशली सोशोलॉजिस्ट के बीच में। तो सोशियोलॉजी के फादर जो थे कॉम्ट, उन्होंने माना कि हमें सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस की तरह, यानी एक थ्योरी हमने बना दी, एक यूनिवर्सल ट्रुथ हमने बना दिया और उससे ही फॉलो करना है। जैसे हमने बोल दिया कि हर समाज में शादी होती है, या शादी जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है। अब इस तरीके का जब हम कॉन्सेप्ट समाज में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता है कि ये अप्लाई नहीं हो पाता। जैसे मैंने बताया, इंसान डायनेमिक है, कब क्या सोच ले। अब हर जगह शादी नहीं हो रही है, कहीं पे शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो जो लोग नेचुरल साइंसेस की तरह सोशियोलॉजी बनाना चाहते थे, यानी सोशियोलॉजी का जब जन्म हुआ तो वो चाहते थे कि सोशियोलॉजी एकदम एक ही थ्योरी बनाए, उसको फॉलो करे। उसमें डर्खाइम, कॉम्ट आते हैं, और दिल्थी जैसे थिंकर्स जो आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हर समाज में, हर अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग थ्योरीज होनी चाहिए, अलग उनको समझने के लिए, क्योंकि सारी सोसाइटी एक जैसी नहीं होती है। अब दूसरी मेजर जो डिबेट सोशियोलॉजी में रहती है, वो ग्रैंड थ्योरीज वर्सेस मिडिल थ्योरीज की होती हैं, ठीक है। अब ग्रैंड थ्योरीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी थ्योरीज जो पूरी दुनिया में लग जाए। जैसे कि मार्क्सिज्म, वो बोलते हैं कि पूरे समाज में एक अमीर तबका है, एक गरीब तबका है। अमीर तबका जो है वो गरीबों को दबाता है, और एक दिन जब गरीब अपना आवाज बुलंद करेंगे तो अमीरों को खत्म करके रख देंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल थ्योरी है, ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए कार्ल मार्क्स नहीं कहते, पूरी दुनिया के लिए। यानी जब आप एक ही थ्योरी को हर किसी पे अप्लाई करो तो उसे आप ग्रैंड थ्योरीज बोल देते हो। लेकिन बहुत सारे थिंकर, जैसे कि आर के मॉर्टन आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी बड़ी बड़ी थ्योरीज नहीं बना सकते, क्योंकि समाज हर पल बदल रहा है। तो इन्होंने कुछ मिड रेंज या मिडिल रेंज की थ्योरीज दी और उनको टेस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें मिडिल रेंज की, यानी छोटे छोटे कल्चर्स को आप एनालाइज करिए, उनको देखिए, और फिर उसके बारे में थ्योरीज बनाइए और अप्लाई करिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए किस तरीके से डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीकों से यूज करके थ्योरीज बनाई, इसको हमें समझना है। एक बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट आपके आएंगे, डर्खाइम, इमाइल डर्खाइम। तो इन्होंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, किसके बारे में, सुसाइड्स के बारे में, कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। अब इनके पास जितनी भी डेटाज आई थी अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जगहों से, उन डेटा को स्टडी किया, एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, और उन्होंने थ्योरी बनाई कि मतलब इस टाइप के लोग ज़्यादा मरते हैं, उस टाइप के लोग कम मरते हैं,
आत्महत्या करने के पीछे कारण क्या होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा, मतलब क्योंकि ये भी मानते थे कि इसको साइंटिफिक बनाना है, कि हम डेटा कलेक्ट करें, फिर उससे कॉन्सेप्ट बनाएं, फिर उनको एनालाइज करें, फिर हम थ्योरी बनाएं कि हाँ सुसाइड होता है तो क्यों होता है। सुसाइड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। वहीं पे अगर हम वेबर की बात करें तो इन्होंने एक धर्म होता है, बेसिकली क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है, उसको स्टडी किया। प्रोटेस्टेंट उस धर्म को बोलते हैं, और उन्होंने पता किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग हैं, इनके धर्म में इस प्रकार का पुश या इस तरीके का टेक्निक है या विचारधारा है, वो उनको अमीर बनाने के लिए या पूंजीवाद की तरफ बढ़ने के लिए वो करता है। यानी उनके कल्चर और धार्मिक वैल्यूज ऐसे हैं कि जो अर्थव्यवस्था को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की थ्योरी सोशियोलॉजी में आने लगी जब सोशियोलॉजी का जन्म होता है। कोई बोल रहा था कि हमें ग्रैंड थ्योरीज बनानी है, यानी एक ही थ्योरी बनाई और हर जगह अप्लाई कर दिया, और नेचुरल साइंस की तरह एक सिंगल थ्योरी होगी, यानी फैक्ट हम बनाएंगे। कोई कह रहा था कि नहीं, हम हर जगह के हिसाब से अलग बनाएंगे। तो सोशियोलॉजी के लिए बहुत सारी डिबेट थी। अब हम परेशान मत होइएगा अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा या किसी थिंकर का व्यू। ग्रेजुअली आप जब आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में तो आपको पार्सन, स्टरखाइम और मार्क्सिज्म ये सब समझ में आने लगेगा। तो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आपने शुरू किया है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को। वीडियोस को देखिए, मैं 2 पार्ट के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगी। बाद में जो थिंकर्स आते हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम पुराने थ्योरीज को लेके उसको फिर से समझ के और न्यू थ्योरीज बना सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि साइंस में या साइंटिफिक थ्योरीज में हम नई नई डिस्कवरी करके न्यू चेंजेस ला सकते हैं या नया कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा सोशियोलॉजी में हुआ। जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि मॉर्टन हो गए, उन्होंने डर्कहाइम की बहुत सारी थ्योरीज जैसे कि अनोमी, तो अनोमी थ्योरी में ये बताते हैं कि किस तरीके से लोग समाज के विरोध में जाते हैं या समाज के खिलाफ जाते हैं। तो उन्होंने इस डर्कहाइम की थ्योरी को लिया जो कि थोड़ी पुरानी थ्योरी थी, उसको मॉडर्न सोसाइटी पे अप्लाई करके देखा और बेटर थ्योरी बनाने की कोशिश। जो पार्सन्स थे उन्होंने सामाजिक जो संरचना होती है और हम समाज में किस तरीके से कार्य करते हैं इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। उन्हीं के स्टूडेंट थे रॉबर्ट मॉर्टन। तो इन्होंने इन्हीं को क्रेडिट दिया और इन्होंने एक मिडिल रेंज थ्योरीज के बारे में बात किया कि देखिए हम बड़ी बड़ी थ्योरीज नहीं बना सकते, हमें मिडिल रेंज के छोटे छोटे कल्चर्स को समझना है, छोटे छोटे सोसाइटीज को समझना है, फिर उसके हिसाब से थ्योरीज बनानी है। ठीक है, एक और थ्योरी आपके इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है एम एन श्रीनिवास। तो उन्होंने स्पेसिफिक जो हमने बात की कि अगर हम ग्रैंड बड़ी थ्योरीज बनाते हैं तो हर कल्चर पे नहीं लगेगा, तो इन्होंने एक कल्चर का, एक हमारे भारतीय कल्चर के लिए यानी स्पेसिफिक थ्योरी दी जिसको संस्कृताइजेशन कहा जाता है। जिसमें बेसिकली क्या होता है, इस थ्योरी के अंदर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं, आपको पता है कि भारत में कास्ट सिस्टम है, वो क्या करते हैं कि बड़े कास्ट के जो लोग हैं उनके रहन सहन, उनका सरनेम, उनका खान पान, ये सबको अपना के खुद को अपर कास्ट का बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब बहुत सारी ग्रैंड थ्योरीज हो सकती हैं। अब संस्कृताइजेशन की जो थ्योरी होगी वो अमेरिका पे नहीं अप्लाई हो सकती बिकॉज वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ इंडिया पे ही अप्लाई हो सकती है बिकॉज यहाँ कास्ट सिस्टम है। वही ये लोग बोल रहे हैं कि अगर हम, जो लोग मिडिल रेंज थ्योरीज बनाने की बात कर रहे हैं या वो बोल रहे हैं कि हम स्पेसिफिक केसेस को स्टडीज करें, तो वो बोलते हैं कि हमें स्पेसिफिक केसेस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी थ्योरीज हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेबर, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है। एक तरफ वेबर का मानना है कि धर्म जो है वो इकोनॉमी को बढ़ावा देता है और लोग उन्नति करते हैं धर्म से, और मार्क्स का कहना है कि धर्म जो है वो लोगों को दबाता है। भले ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े होकर बात कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो हम वेबर में नहीं समझ पा रहे वो मार्क्स में हम समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप एक और कॉन्सेप्ट से वाकिफ होंगे, वो है एथनोमेथोडोलॉजी। ये बात करता है कि सोशियोलॉजी में हर पर्सन का, हर कल्चर के लोगों का अपना एक जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बड़ी बड़ी थ्योरीज एक समाज के ऊपर से देख के बना दे रहे हैं, वो हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएगा। एक पर्सनल लेवल पे भी थ्योरी, पर्सनल लेवल में भी चीज़ों को समझना, एक आपके मान लीजिए आपकी क्या विचारधारा है, मेरी क्या विचारधारा है, इसे भी समझना इम्पॉर्टेंट है। एक और भारत में जो स्टडी आती है उसे सब एल्टर्न स्टडीज कहते हैं। तो भारत में जो थ्योरीज बनी वो ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग और जो लोग पावर में थे उन लोगों ने बनाया। तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप, जो पिछड़ा वर्ग था, उन पे कोई फोकस ही नहीं कर पाया। तो एक नई थ्योरीज का
या नया तरीका जो समाज को पढ़ने का आता है वो सब एल्टन स्टडीज़ आता है। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे। बाकी ये चैप्टर इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और शेयर करना भूलिएगा नहीं।